दोस्तों नमस्कार। आज हम जनन की लाभांश जो है पर चर्चा करेंगे और इसके सारे एस्पेक्ट देखेंगे। दोस्तों यदि 70 बीपीएससी में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आप एटम बम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 4,000 है। इंग्लिश मीडियम के लिए 5,000 है। इंग्लिश मीडियम के पीडीएफ दिए जाते हैं। दोस्तों अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आप संपर्क कर सकते हैं। जनन की लाभांश जानकी लाभांश में सबसे पहले ये जान लीजिए कि जानकी लाभांश क्या होता है। देखिए, जनसंख्या संरचना में कार्यकारी जनसंख्या के बढ़ते हिस्से के परिणाम स्वरूप आर्थिक समृद्धि में होने वाली बढ़ोतरी को हम जनकी लाभांश कहते हैं। समझना है, पीडीएफ में भूमिका लिखा हुआ है। जनसंख्या के आयु संरचना में, जैसे कि जनसंख्या जो है, मान लीजिए भारत की जनसंख्या 142 करोड़ है, तो 142 करोड़ में कितना जो है बच्चा है, कितना 60 बच्चे 15-14 वर्ष से नीचे कितने आयु का है, 60 वर्ष से उससे ऊपर के कितने का है, काम करने वाले कितने लोग हैं। तो अमूमन काम करने वाली जो जनसंख्या होती है वो 15 वर्ष से स्टार्ट हो जाता है। 15 से लेकर 59 वर्ष तक लोग काम करते हैं। इसको हम कार्यकारी जनसंख्या बोलते हैं। 15 से 59 वर्ष को कार्यकारी और 0 से 14 वर्ष के बच्चों को निर्भर जनसंख्या बोलते हैं। डिपेंडेंट जो है पॉपुलेशन होता है। और फिर 60 या उससे ऊपर वर्ष के लोग जो होता है, क्या होता है, वो भी डिपेंडेंट हो जाता है। क्योंकि 60 वर्ष के बाद जो है शरीर काम करना बंद कर देता है, मतलब आदमी जो है एक्टिव नहीं रह पाता है। तो आमतौर पर अर्थव्यवस्था को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। अर्थव्यवस्था में बोझ रहता है, वो केवल खपत करता है। 60 वर्ष से उससे ऊपर के लोग, 0 से 14 वर्ष के लोग भी अपने माता पिता पर निर्भर रहता है, और 60 या उससे ऊपर वाले लोग भी अपने बाल बच्चे पर निर्भर रहेगा, या जो कमा के रखता है वही अपना खाता है। तो उस दोनों वर्गों का अर्थव्यवस्था में लाभ नहीं मिलता है, आमतौर पर माना जाता है। लेकिन जो बीच का है कार्यकारी जनसंख्या, 15 से 59 वर्ष के लोग जो जनसंख्या है, इसको हम कार्यकारी जनसंख्या बोलते हैं। वर्किंग जो है पॉपुलेशन, ये जो है क्या होता है, दक्ष होता है, काम करने में सक्षम होता है। तो इसी जो है 15 से 59 वर्ष के आयु के अगर जनसंख्या की संरचना में अगर अधिक आबादी है 15 से 59 वर्ष की, तो इससे अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है। जो अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है, इसे ही हम जानकी जो है लाभांश कहते हैं। आप समझ गए होंगे, इसे ही जानकी लाभांश करते हैं। अब देखिए, जानकी लाभांश तब कैसे प्राप्त होता है। जानकी लाभांश के लिए हम आपको बोले हैं कि जो जनसंख्या की आयु संरचना है, यानी बिहार की आबादी 13 करोड़ है, 13.07 करोड़ है। तो इस आबादी में जो है निर्भर जनसंख्या का अनुपात कम होनी चाहिए। और निर्भर जनसंख्या, जानकी लाभांश की स्थिति तब प्राप्त होता है जब निर्भर जनसंख्या का अनुपात कम होगा, प्रतिशत कम होगा। निर्भर में क्या आ जाएगा, 0 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे और 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की वृद्ध जनसंख्या, ये दोनों कम होना चाहिए। और 15 से 59 वर्ष के जो जनसंख्या है, इसकी आबादी अधिक होनी चाहिए, तब अर्थव्यवस्था को इसका लाभ मिलता है। क्योंकि दोनों काम नहीं करता है, लेकिन ये काम करने वाला है। जो काम करेगा, आप अर्थव्यवस्था में आप युवा काम करता है। लेकिन बात सुन लीजिए, राष्ट्रीय युवा नीति के अनुसार भारत में युवा जो है 15 से 29 वर्ष तक के ही लोग हैं। आप जैसे ही 29 क्रॉस करेंगे, आप युवा नहीं रहेंगे। राष्ट्रीय युवा नीति के अकॉर्डिंग, याद रखिएगा। वो अलग बात है कि राजनीति में 45 वर्ष के लोग युवा रहता है, लेकिन जैसे ही आप 29 पार करेंगे, आप युवा की कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे। अब जैसे कि हम हैं, तो हम युवा नहीं रह गए, क्योंकि हम राष्ट्रीय युवा नीति के अनुसार जनसंख्या क्रॉस में, मेरा एज क्रॉस कर चुका है। जिनका भी एज 29 प्लस हो गया होगा, वो राष्ट्रीय युवा नीति के अनुसार वो युवा नहीं, याद रखिएगा। तो हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन जो रियलिटी वही बोल रहे हैं हम। तो 0 से 14 वर्ष की आयु के बच्चा
तो देखिए, अर्थव्यवस्था के जनन की लाभांश तब प्राप्त होगा जब निर्भर जनसंख्या का अनुपात कम होगा, कार्यकारी जनसंख्या का अनुपात अधिक होगा। जो ये निर्भर जनसंख्या का अनुपात होता है कि वो खपत करता है, ये बोझ है अर्थव्यवस्था में, बोझ रहता है, क्योंकि किसी पर निर्भर रहता है। ये डायरेक्ट काम अर्थव्यवस्था में नहीं करता है। जब अर्थव्यवस्था में आप काम ही नहीं करेंगे तो फिर अर्थव्यवस्था को इसका लाभ कैसे मिलेगा? तो ये स्थिति है। और कार्यकारी जनसंख्या एक्टिव आबादी है, यही जो है अर्थव्यवस्था में विभिन्न जो है श्रम की आपूर्ति करता है या विभिन्न प्रकार के जो है काम करता है, उपभोग भी ज्यादा करता है, बचत भी करता है, बचत भी करता है। तो भारत की स्थिति देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। निर्भर जनसंख्या का अनुपात, अब अगर 0 से 14 वर्ष की आयु के बच्चा को देखेंगे भारत में, जनगणना 2011 के अनुसार 30.9% है। यह आर्थिक सर्वे 23-24 का आंकड़ा बता रहे हैं। बिहार आर्थिक सर्वे का 30.9% आबादी 0 से 14 वर्ष की आयु का है भारत में। और बिहार में 40.2% आबादी जो है 0 से 14 वर्ष के बच्चों का है। उसके बाद जो 60 वर्ष से उससे अधिक आयु की वृद्ध जनसंख्या का अनुपात भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 8.4% है और बिहार में 6.2% है। लेकिन यही आबादी अगर 2036 में देखेंगे तो भारत में हो जाएगा, भारत में 0 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे हो जाएंगे 20.2%, यानी कुल जनसंख्या संरचना में, यानी भारत की कुल आबादी का 20% 2036 में 0 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे। और बिहार में जो है 2036 में देखेंगे तो बिहार की कुल आबादी का 27.2% बच्चों का होगा, जो 14 वर्ष के आयु के बच्चों का होगा। 60 वर्ष से उससे अधिक आयु के जो वृद्ध जनसंख्या होगा वह जो है 15% जो है पहुंच जाएगा भारत में, और बिहार में 11% रहेगा। तो यह स्थिति है। अब जो है वही अब कार्यकारी जनसंख्या, तो निर्भर जनसंख्या का अनुपात है। कार्यकारी जनसंख्या देखिएगा तो 2011 की जनगणना में भारत में 60.7% था और बिहार में जो है 53.5% था। यह स्थिति है। उसके बाद जो है 36 में देखेंगे भारत में कार्यकारी जनसंख्या 15 से 59 वर्ष की आयु 64.9% हो जाएगी और बिहार में 61.4% हो जाएगी। यानी अगले जो है एक दशक में भी क्या होगा कि भारत को जो है आबादी युवा होगी, बिहार की आबादी युवा रहेगी। बिहार में तो और 60%। इसका अर्थ है कि बिहार की अर्थव्यवस्था को भारत के लिए एक अवसर प्रस्तुत करता है यह कार्यकारी जनसंख्या। अगर ठीक भारत की तुलना चीन, जापान, दक्षिण कोरिया से करेंगे तो वहां की आबादी में वृद्ध जनसंख्या का आबादी बढ़ता जा रहा है, वृद्ध जनसंख्या। हालांकि भारत में भी बढ़ने जा रहा है। आप देख रहे हैं 36 में देखेंगे तो भारत में 15% आबादी जो है हो जाएगा, जो है 15 और 20 कितना हो जाएगा, 35% आबादी निर्भर जनसंख्या का हो जाएगा। यह स्थिति है। तो अगर संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या पॉपुलेशन रिपोर्ट अगर देखेंगे तो उसके अनुसार भारत की आज ही जो है आबादी 2023 में 68% आबादी जो है 15 से 59 वर्ष की आयु का है। संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो यह स्थिति है कार्यकारी जनसंख्या का। और अब देखिए, क्या आप समझ गए होंगे कि निर्भर जनसंख्या के अनुपात अगर कम होगा, इसका अनुपात अधिक होगा तो जनन लाभांश अर्थव्यवस्था को प्राप्त होता है। अब जनन लाभांश अर्थव्यवस्था कैसे प्राप्त होता है वो देखना है। आखिर ये जो कार्यकारी जनसंख्या है इससे क्यों अर्थव्यवस्था में के समृद्धि में वृद्धि होती है, बिहार और भारत में कैसे अवसर प्रस्तुत करता है उसको देखना है। सबसे पहले बच्चों बचत में वृद्धि और पूंजी निर्माण। बचत में वृद्धि और पूंजी निर्माण जो है ये करता है। अब देखिए बचत में वृद्धि और पूंजी निर्माण कैसे करता है, यह देखिए। जो कार्यकारी जनसंख्या होता है, कमाने वाला हम लोग होता है, वही बचत करता है। आप जब काम करते हैं तो बचत तो करना पड़ेगा ना। मान लीजिए सारा पैसा तो खर्च नहीं करते हैं, बचत करते हैं। लेकिन जो निर्भर जनसंख्या होगा 60 वर्ष ऊपर या 0 से 14 वर्ष तो काम नहीं करता है, बचत नहीं करता है। तो ये जो
युवा आबादी है, ये मेहनत करता है अर्थव्यवस्था में, अलग अलग कामों में। आप एसडीएम बन जाइएगा, जमा कीजिएगा पैसा, डीएसपी बन जाइएगा। कोई भी आदमी, हर आदमी जो है बचत करता है, बैंक में पैसा रखता है, कहीं लगाता है, शेयर बाजार में लगाता है, अलग अलग जगहों पे निवेश करता है, बचत करता है। और यही बचत जो बैंकों में आप जमा रखते हैं, यही पैसा के क्या करता है बैंक, फिर जो है दूसरे क्षेत्रों को जो है औद्योगिक क्षेत्रों को ऋण के रूप में देता है। तो इसी बचत से जो है अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण होता है। पूंजी निर्माण होता है तो अर्थव्यवस्था को एक पूंजी की कमी दूर होती है, क्योंकि जब तक बचत नहीं करेंगे तब तक पूंजी निर्माण नहीं होगा। बचत होना जरूरी है, तो बचत करता है। जनन क्षमता में गिरावट, देखिए जो कार्यकारी जनसंख्या होती है उससे जनन क्षमता में जो है गिरावट आती है, कार्यकारी जनसंख्या के। अब जो मेहनतकश लोग होते हैं वे जो है क्या होते हैं, जो युवा आबादी होती है, कामकाज वाले लोग होते हैं, और खास करके महिलाओं के श्रम बाजार में जो है प्रवेश करने से जो है क्या होता है, जनन क्षमता में गिरावट आती है। समझ रहे हैं, जनन क्षमता में गिरावट होती है। इसका अर्थव्यवस्था में जो है अर्थव्यवस्था को इसका लाभ मिलता है। अधिक युवा आबादी होगा तो जनसंख्या वृद्धि पर जो है क्या होगा, जनन क्षमता में गिरावट आती है। जनन क्षमता में गिरावट आने से क्या होता है कि जनसंख्या वृद्धि कम होगी, जिसका अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ता है। श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि, देखिए युवा आबादी होगा तो क्या होता है कि उस महिला श्रम बाजार में, महिलाओं के श्रम बाजार में भागीदारी होती है। जब महिलाओं के श्रम बाजार में भागीदारी होगी तो अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ता है। आईएमएफ भी कह चुका है कि अगर भारत की संपूर्ण महिला अगर श्रम बाजार में आ जाती है तो भारत की जीडीपी में 27% की वृद्धि हो सकती है। और इस महिलाओं के श्रम बाजार में आने से क्या होता है, एक तो जनन क्षमता में गिरावट आती है, महिलाएं बचत अधिक करती हैं, और महिला अगर श्रम बाजार में आएगी, समझ रहे हैं, तो शिक्षा स्वास्थ्य पर अधिक खर्च करेगी, परिवार को बेहतर तरीके से संचालित करेगी। जब परिवार को बेहतर तरीके से संचालित करेगी तो बच्चे जो होंगे वो शिक्षित होंगे, और वही शिक्षित बच्चे आगे चलकर राष्ट्र का निर्माण करेंगे, स्वस्थ होंगे, जिससे अर्थव्यवस्था को इसका लाभ मिलेगा। मानव उत्पादकता में देखिए जो आबादी युवा होती है, युवा आबादी होती है तो उससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। अब जो है उत्पादकता में वृद्धि कैसे होगी यह देखिए। मानव उत्पादकता, जो युवा आबादी है वो खूब खाता है, खूब एक्सरसाइज करता है, स्वस्थ रहता है, काम करने की उसकी दक्षता अधिक रहती है, थकता नहीं है काम करने में, तो उसकी जो श्रम है उसको अर्थव्यवस्था का उसका पूरा लाभ मिलता है, पूरा लाभ मिलता है। तो इससे मानव उत्पादकता में जो है शिक्षा स्वास्थ्य को मांग करता है, मांग भी तो करता है। युवा आबादी खूब खपत करता है, अलग अलग खाना से लेके पहनना, कपड़ा लत्ता, जूता, कार, ये सब जो है 15 से 59 वर्ष के आयु में ही लोग घर बना लेता है, बेटी की शादी कर लेता है, विवाह कर लेता है, गाड़ी खरीद लेता है, सब काम कर लेता है। तो अर्थव्यवस्था में इससे मांग का सृजन होता है, मांग का सृजन होता है। साथ ही साथ लोग शिक्षा स्वास्थ्य पर, कौशल विकास पर अधिक खर्च करते हैं, उत्पादकता में वृद्धि होती है। उत्पादक गतिविधियों और निवेश प्रोत्साहन। अब देखिए अगर कार्यकारी जनसंख्या अगर अधिक है अर्थव्यवस्था में तो क्या होता है कि उत्पादक गतिविधियों के लिए, निवेश के लिए, उत्पादक गतिविधियों पर खर्च करने के लिए सरकार के पास अधिक पैसा आ जाता है। अब कहिए कैसे पैसा आता है, सरकार जो खर्च करती है, सरकार को जो युवा आबादी है उस पर कम खर्च करना पड़ता है, क्योंकि युवा आबादी जो होगा वो कम बीमार पड़ता है, कम बीमार पड़ता है, तो सरकार को उसके स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, कौशल विकास पे, सब पे कम खर्च करना पड़ता है, सामाजिक सुरक्षा पे। लेकिन जो बच्चा है और जो वृद्ध आबादी उस पर सरकार को अधिक खर्च करना पड़ता है। तो आबादी अगर युवा होगा तो सरकार को कम खर्च करना पड़ेगा। और जब सरकार, आप देखे होंगे ज्यादातर योजनाएं, आप भारत सरकार देखे होंगे भारत में या बिहार में ज्यादातर योजनाएं या तो बच्चों के लिए है, नहीं तो 7 वर्ष से ऊपर के लिए है। जो युवा आबादी है 15 से 59 वर्ष की आयु की, उसके लिए देखेंगे योजना कम होगा, तो उस पर सरकार को कम खर्च करना पड़ता है। तो सरकार को जो कम खर्च करना पड़ता है तो सरकार की जो पैसा बचत होती है वही जो है उत्पादक गतिविधियों के लिए सरकार जो है रोड, पुल, पुलिया, नाला, इस सब पर जो है सरकार क्या करती है,
निवेश खर्च करती है, जिससे उत्पादक गतिविधियों पर जो है निवेश को प्रोत्साहन मिलता है। तो यह स्थिति है जन की लाभांश जो है निम्न रूप में प्राप्त होता है। तो एक तो क्या होता है कि पूंजी निर्माण होगा, जनन क्षमता में गिरावट होने से जनसंख्या पर नियंत्रण लगता है, प्रजनन दर में गिरावट होता है, और जो उसके बाद श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी होती है तो राष्ट्र का भी निर्माण होता है, और अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक, आर्थिक समृद्धि पर सकारात्मक वृद्धि होती है, मानव उत्पादकता में वृद्धि, और सरकार को निवेश के लिए पैसा बचत होता है। बिहार में भी यही स्थिति है। लेकिन जनन लाभांश के लिए आवश्यक शर्तें हैं। कोई भी अर्थव्यवस्था बिहार हो या भारत जनन अपने युवा आबादी का लाभ तभी प्राप्त कर पाएगा जब वहां की जो श्रम शक्ति होगा उत्पादक होगा, गुणात्मक होगा, उत्पादक और गुणात्मक श्रम शक्ति होगा। दूसरा है कौशल विकास और रोजगार के योग्य जनसंख्या होनी चाहिए। जो युवा आबादी है 15 से 59 वर्ष की, वह क्या होगा, वह जो है उत्पादक, वो स्वस्थ भी होना चाहिए, उसके पास कौशल ज्ञान होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था में रोजगार के पर्याप्त अवसर होनी चाहिए, और महिलाओं को उचित शिक्षा रोजगार, महिलाएं जो होगी वो उचित शिक्षा रोजगार जो है रोजगार के योग्य होनी चाहिए। अगर इस पैमाने पे भारत को देखेंगे या बिहार को देखेंगे तो आपको भारत और बिहार में जनन की जो लाभांश जो है, जनन की दुःस्वप्न जो है दिखता है, सपना दिखता है। अगर आप देखेंगे तो भारत में शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है कमजोर स्थिति है। भारत की जो युवा आबादी है जो बहुत दक्ष मजबूत नहीं है, समझ रहे हैं। भारत में शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति काफी कमजोर है। देखते शिक्षा पर व्यय और स्वास्थ्य पर निम्न व्यय जो है करने वाले देशों में भारत का स्थान है। निम्न व्यय करने वाले जो है देशों में जो है भारत का स्थान है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के कारण क्या होता है कि जो श्रम शक्ति है उत्पादक और गुणात्मक नहीं होता है, जिसका लाभ अर्थव्यवस्था को नहीं मिल पाता है। समुचित अर्थव्यवस्था में जो है इस जो है पूरी दक्षता के साथ ये काम नहीं कर पाता है, पहला चुनौती। दूसरा है भारत और बिहार दोनों में रोजगार के सीमित अवसर है। बेरोजगारी जो आर्थिक समृद्धि हो रही है वो जॉबलेस हो रही है, यानी रोजगारहीन समृद्धि, आर्थिक समृद्धि, रोजगार जो है का पर्याप्त सृजन नहीं कर पाती, जिसका कारण है कि जो युवा आबादी है बिहार में 53% और भारत में जो है 60%, वह जो है सबको रोजगार नहीं मिल पाता है। जब रोजगार ही सबको नहीं मिल पाएगा तो जनन लाभांश का लाभ कहाँ मिलेगा आपको। जनन लाभांश तब होगा जब सारे जो युवा आबादी काम करेगा, लेकिन यहाँ तो काम ही नहीं, तो लाभ कैसे मिलेगा आपको। तो एक है रोजगार के सीमित अवसर के कारण भारत और बिहार दोनों जनन लाभांश का अवसर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, लाभ उठाने में चूक रहा है। कौशल विकास की दयनीय स्थिति। अब देखिए युवा आबादी तो है, लेकिन इसी युवा आबादी के लिए काम करने के लिए योग्यता भी तो होनी चाहिए, कौशल भी तो होनी चाहिए। अब भारत में 95% लोगों के पास जो है कौशल, आवश्यक कौशल तकनीकी ज्ञान नहीं है। बिहार में वही स्थिति है। तो जब आवश्यक कौशल ज्ञान ही नहीं है तो रोजगार का जॉब मार्केट से वह उसका लाभ ही नहीं उठा पाता है। जब लाभ ही नहीं उठा पाएगा तो बेरोजगारी रह जाएगा। तो जनन लाभांश क्या होता है, अर्थव्यवस्था को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। लाभ तभी मिलेगा जब सारे लोग काम करेंगे, लेकिन यहाँ काम करने के लिए लोग जा रहे हैं लेकिन उसके पास कौशल ज्ञान की कमी है, तो उसका अर्थव्यवस्था को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। लाभ नहीं मिल पाता है तो जनन की दुःस्वप्न की स्थिति रह जाती है। और महिलाओं को उचित शिक्षा रोजगार योग्य बनाना। भारत में आज भी बिहार में 50% महिलाएं जो है अशिक्षित है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में देखेंगे तो 1/3 महिला अभी भी निरक्षर है। 1/3 चला गया। तो निरक्षर है। अब हम देख लीजिए, मिट गया है तो अच्छा सुनिए लीजिए। तो महिला जो है निरक्षर है। जब आधी आबादी जो है निरक्षर है बिहार में, भारत में 1/3 महिलाएं जो है निरक्षर है,
यानी वह जो उसके पास आवश्यक कौशल ज्ञान की कमी है। साथ ही साथ अभी भी देश की श्रम बाजार में पूरी आधी आबादी की भागीदारी नहीं है, आधी आबादी न बिहार में न भारत में। इसका अर्थ है कि आज जनसंख्या, कार्यकारी जनसंख्या 15 से 59 वर्ष की आयु के अगर भारत में 60% आबादी है, बिहार में 53% आबादी है, तो आधी आबादी तो जो है महिलाओं की है, और आधी आबादी अभी घर में ही है। जब तक उसको घर से बाजार में नहीं लाएंगे तब तक अर्थव्यवस्था का जनकी लाभांश का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। तो जनकी लाभांश का अवसर अर्थव्यवस्था को तभी मिल पाएगा, लाभांश का अवसर का लाभ तभी अर्थव्यवस्था उठा पाएगा जब आधी आबादी श्रम बाजार में आएगी, उनके पास आवश्यक कौशल, तकनीकी ज्ञान होगी, स्वस्थ होगी, शिक्षित होगी। तब यह स्थिति भारत और बिहार दोनों में है, आप समझ गए हैं। और अब जनकी लाभांश उठाने के लिए सरकार क्या प्रयास किया है? तो सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है। अब सरकार कौशल विकास पर ध्यान दे रही है, सरकार शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान दे रही है, सरकार रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए मेक इंडिया, रोजगार, स्टार्टअप, स्टैंडअप, ये सब जो है चला रही है। और इस सब के माध्यम से सरकार जो है चाह रही है कि अर्थव्यवस्था को जनकी लाभांश का अवसर मिले। तो जनकी लाभांश के लिए प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था में कौशल विकास होनी चाहिए। सभी श्रम शक्तियों कौशल, आवश्यक तकनीकी ज्ञान, शिक्षा और स्वास्थ्य उसकी अच्छी होनी चाहिए। महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, उनकी श्रम बाजार में भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। बिहार सरकार देख रहे हैं सारे सरकारी नौकरी में महिलाओं को आरक्षण दे दिया है लाभांश उठाने के लिए, आपके सामने में। महिलाओं की शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान दे रही है सरकार, रोजगार सृजन के लिए पर्याप्त प्रयास कर रही है। तभी जो है अर्थव्यवस्था में जनकी लाभांश जो है का अवसर जो है जनकी लाभ का जो है अवसर उठा पाएगा या मिल पाएगा भारत और बिहार। तो ये स्थिति है। अब आप देख लिए हैं, पीडीएफ पढ़िएगा, समझ में आएगा।